Hello students, welcome to the 2026 quantitative aptitude question solutions, and as you know that response keys are out. So after response keys you will be having answer keys in a day or two. So I'll update also. So that's all the questions जो कि हमसे एग्जाम में पूछे गए and how to tackle those questions. Of course now अब तो एग्जाम के बाहर हैं तो देखते हैं कैसे solutions थे. So we have the first question and it is a question जहाँ पर 3 questions थे. सो आई नो कि थोड़ा सा आपको फॉन्ट छोटा लग रहा होगा बट प्लीज ट्राई टू बियर इट दैट ब्रिजभूषण a microfinancer lends money at the rate of 10 rupees per square meter to small farmers at a village. He charges annual interest rate of 10%. All the farming plots in the village are rectangular with the areas lying between 1000 square meter to 10,000, and this year the Brijbhuhan has lent money only to farmers Aditya, Binod, Chuttan, W और गोविंद. The perimeter of the Chuttan plot is 250 with a length and width ratio 4:1. ठीक है, तो ये कुछ डेटा हमारे पास है. तो इस डेटा के हिसाब से देखो, सबसे पहले तो हम पहले क्वेश्चन का आंसर इजी कर सकते हैं अगर हम छुट्टन की बात करते हैं ना. तो इफ आई टॉक अबाउट द छुट्टन का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? जो पेरीमीटर गिवन है वो 250 है और लेंथ और विड्थ का रेशियो है दैट इज 4x और 1x. हाँ, 4:1. तो फ्रॉम हियर आई कैन से जो पेरीमीटर होता है दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ l प्लस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू 250. तो यहाँ से l प्लस डब्ल्यू करेंगे तो 5x आ जाएगा, ऐड करने पर 4 + 1. तो यहाँ से x का वैल्यू 25 आ जाएगा. सो अगर x का वैल्यू 25 आ जाएगा तो लेंथ आ जाएगी इसकी दैट इज 25 × 4 100 और जो विड्थ आएगी 1x है मतलब 25. तो एरिया जो आ जाएगा छुट्टन का दैट इज 25 × 100. सो 2500 मीटर स्क्वायर. आई बिलीव इट इज क्लियर. नाउ आप ये बताओ कि जो कॉस्ट है 2500 मीटर स्क्वायर का इसने खेत लिया है या फार्मिंग लैंड है, उस पे 10 रुपए के हिसाब से इसने 25,000 रुपए दिए होंगे भूषण को, है ना. तो इस पे इंटरेस्ट कितना पे किया रहा? तो इंटरेस्ट जो रहेगा दैट इज 10% ऑफ दिस 25,000 विच इज नथिंग बट 2500. तो आंसर जो बनेगा इसका 2500 ऑप्शन नंबर ई बनेगा. ये सबसे इजी था इस पूरे सेट में, राइट. अब बाकी क्वेश्चंस को देखो कैसे टैकल करते हैं. तो मैं डेटा बनाता हूँ AB, CD और गोविंद. ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा बनाते हैं. तो हम राइटिंग द वैल्यूज हेयर. एक टेबल क्रिएट करता हूँ. ओके, ये टेबल आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को बेहतर समझने में. ओके, सो लेट्स राइट. तो पहले मैं यहाँ पे लेंथ लिखता हूँ, इनका ब्रेथ लिखता हूँ, इनका पेरीमीटर, इनका एरिया. ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं. ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये इनका पेरीमीटर, एरिया, राइट. अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है उसने क्या क्या बोला हमसे. तो क्वेश्चन बोलता है हमसे कि जो आदित्य के प्लॉट का एरिया वो 3 टाइम्स है गोविंद के हिसाब से. ठीक है, कैसे हाईलाइट करता हूँ मैं आपको. आदित्य के जो प्लॉट का एरिया है वो 3 टाइम्स है गोविंद के हिसाब से. तो अगर मैं गोविंद के एरिया को कुछ भी ले लेता ना, x मान लेते हैं, काफी बड़ा x हो गया, दैट इज x अज्यूम कर लेते हैं. तो आदित्य का एरिया 3x हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. और उसके बाद जो आदित्य का एरिया है वो एवरेज है गोविंद और डब्लू का. मतलब जो आदित्य का एरिया है वो गोविंद और डब्लू का एवरेज है. इसका मतलब गोविंद और डब्लू का मिला के एरिया 6x हो जाएगा. अब गोविंद का x है तो डब्लू का मजबूरी में 5x होगा, तभी तो जाके 6x हो जाएगा, तभी तो एवरेज बन पाएगा. आई बिलीव इट इज क्लियर. इसका एरिया तो मैंने छुट्टन का कैलकुलेट कर लिया अभी 2500. अब उसने एक और चीज बोला है कि जो लेंथ है विनोद का वो सम ऑफ लेंथ इज इक्वल टू आदित्य और डब्लू. मतलब विनोद का लेंथ अगर मैं L2 मान लेता हूँ, इसको L1 मान लेता हूँ, इसको L3 मान लेता हूँ, तो L2 जो है दोस्तों वो L1 + L3 के इक्वल है और विड्थ सबका सेम है इन तीनों का. तो दिमाग में बस थोड़ी सी घंटी ये बजा लो
कि अगर मैंने गलती से W से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो एरिया आ जाएगा, है ना भाई, ये तो एरिया आ जाएगा A1 प्लस A3 का। इसका मतलब A1 का एरिया तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया 3x, और A3 का भी एरिया मुझे पता चल गया यहाँ पे 5x। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो बबलू का एरिया है, बबलू का क्या नाम है इसका, विनोद का एरिया, वो तो 8x हो जाएगा। मतलब जो विनोद का एरिया है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। आई बिलीव इट इज क्लियर। ये डेटा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अब ये कहानी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे बस मैं अगर टोटल वैल्यू और लिखना चाहूँ इस वाले लास्ट कॉलम में, तो आई कैन राइट द टोटल वैल्यूज ऑल्सो। यहाँ पे टोटल लिखते हैं, तो जो टोटल एरिया है दैट इज 5 3 8, 3 और 8 11, 5 16 और 17x प्लस 2500, ये टोटल एरिया जो है दिया गया है लोन पे। तो क्वेश्चन ये है सेकंड वाला, दैट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू जो लोन है जो बृजभूषण दे सकता है। भैया एक बात बताओ, जो टोटल एरिया जो लैंड गिवन है उसने 2500 प्लस 7x, और मुझे इसको मैक्स करना है, तभी तो जाके लोन मैक्स हो पाएगा। भाई पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कब मिलेगा उसको, जब वो ज़्यादा पीस ऑफ लैंड को लोन पे देगा। तो लोन मैक्सिमम तब होगा जब ये पूरा का पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब आपको एक्स को निकालना है। अब एक्स को निकालने के लिए ध्यान से सोचो कि कौन सा एक्स है जो सबसे बड़ा वैल्यू दे सकता है। भाई आपके पास यहाँ पे 5x है, तो अगर मैं 5x को 10,000 और 1000 के बीच में रखता हूँ, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रेंट है कि एरिया 1000 और 10,000 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू 2000 आएगा, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा आएगा 200। तो x का वैल्यू 200 से लेके 2000 तक आ सकता है। अब क्योंकि मुझे मैक्स करना है, तो क्या मैं 2000 ले सकता हूँ x का वैल्यू? 2000 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 2000 लेने पर इसका एरिया भाई साहब का 8 इंटू 2000, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, एक 16,000 एरिया हो जाएगा। आई कैन नॉट टेक। इसका मतलब अगर मुझे इसको कंस्ट्रेंट करना है तो मुझे इसी को कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास 3 एरिया है, 3x 8x और 5x। अब मुझे x को इस तरह से सेट करना है कि ऑल एरियाज है ना, 5x भी 10,000 से छोटा हो और 8x भी 10,000 से छोटा हो और 3x भी 10,000 से छोटा हो। मैक्सिमम साइड की बात कर रहा हूँ, या इक्वल हो सकता है। तो कौन सा वैल्यू ऐसा है जो मेरी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, इस वाले को हम बात करेंगे। मतलब अगर मैं x को 10,000 अपॉन 8 करता हूँ, जो कि मुझे मिलेगा लेस देन इक्वल्स टू 1296 1250। तो अगर आप x का वैल्यू 1250 रखोगे ना, तो इसका भी एरिया आपके पास 1250 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 6250, जो कि 10,000 से कम है। इसका भी एरिया दोस्तों 1250 इंटू 3 3750 आ जाएगा। मतलब सबका एरिया 10,000 और उसके नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप x को अगर यहाँ से 2000 पुट करोगे, तो इन भाई साहब का जो एरिया है ना क्रॉस कर जाएगा 10,000 को। इसका मतलब जो x की जो वैल्यू है, आई कैन ओनली टेक 1250, दैट्स इट। तो जैसे ही आपको ये पता चला कि x की वैल्यू 1250 है, तो क्वेश्चन हो गया डन एंड डस्टर। क्यों? क्योंकि 2500 में 17 इंटू 1250 एक्स का वैल्यू, तो 1250 कॉमन ले लेते हैं, तो ये डबल है 2500 इंटू 17, तो ये बनेगा 17 इंटू मतलब 17 प्लस 2 19 हो गया, 19 इंटू 1250। ये तो आपका मीटर स्क्वायर है। अगर मुझे कॉस्टिंग करना है, तो अगर दोस्तों मुझे कॉस्ट करना है, तो 19 इंटू 1250 इंटू, तो लास्ट में 2 जीरो आएगा और उसके बाद 9 पंजे 45, 500 आना मैंडेटरी है। कौन कौन से ऑप्शन में 500 है, ये तो नन का तो बाद में देखेंगे भाई, पहले जो है ये तो खत्म है। मतलब 3 ऑप्शन अभी भी है, लेकिन एक और सोचना है, एक और सोचना है कि 19 का मल्टीपल तो ज़रूर होगा भाई। 19 का मल्टीपल तो 19 का मल्टीपल हो सकता है। अगर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो भैया मल्टीप्लाई कर लो, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38 और 9 47, और 19 एकम 19 4 23। तो वैसे भी आंसर आ ही जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अगर आदित्य के प्लॉट की विड्थ 25 है, तो विनोद के प्लॉट की विड्थ निकालनी है। कोई बात नहीं, अभी निकाल देते हैं। देखो भाई, आदित्य, विनोद और डब्लू ऐसा था, और गोविंद।
तो इसका एरिया x है, तो गोविंद का कितना था 3x, नहीं गोविंद का 5x था, सॉरी गोविंद का x था तो W का 5x था, इसका 3x है, इन भाई साहब का 8x है। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, उसने ये बोला है कि जो विनोद की लेंथ है L2 वो आदित्य की लेंथ और W की लेंथ का सम था, ऐसा बोला था उसने क्वेश्चन मुझसे। और उसने मुझसे गलती से ये भी बोल दिया कि इन तीनों की विड्थ सेम है। तो भैया अगर इन तीनों की विड्थ सेम है तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, अगर मुझे इन तीनों की विड्थ सेम है तो सोच के देखो कि अगर मैं इनकी विड्थ का रेशो निकालना चाहता हूँ, L1 का रेशो, L2 का रेशो, L3 का रेशो, तो ये वही रेशो हो जाएगा जो इनका एरिया का रेशो है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब मैं इनको विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया ही तो बन जाएंगे, तो एरिया तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया 3, 8 और 5। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो अगर मुझे विनोद की लेंथ का एरिया चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए, तो आई कैन से, ठीक है, आप कैसे पता चलेगा? तो आपको दे रखा है कि जो आदित्य की लेंथ, आदित्य का जो विड्थ है प्लॉट का वो 25 है, ठीक है, यही मतलब है। अब ध्यान से सुनो, इस बात को देखते रहना। तो अगर मैं इसकी लेंथ को LA मान लेता हूँ तो LA इंटू 25 शुड बी इक्वल टू 3x। तो यहाँ से दोस्तों LA कितना आ जाएगा, 3x/25। आई बिलीव इट इज क्लियर। सिमिलरली अगर मुझे LD निकालना है, दैट इज जो भाई साहब W है, तो मैंने क्या बताया था, W की जो लेंथ है दोस्तों वो 5, 3 और 5 के रेशियो में, मतलब जो W की लेंथ है वो 5/3 ऑफ आदित्य की लेंथ है। बिल्कुल सही बात है सर। तो ये 5/3 ऑफ 3x/25, तो 3 से 3 मार देते हैं तो ये आ जाएगा 5x/25। कोई दिक्कत वाली कहीं से कहीं तक बात नहीं है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो यार खत्म हो गया। क्यों? देखो, तो जो बबलू की लेंथ है या विनोद जो भी यार है ना, विनोद बी, तो आदित्य और डब्लू की लेंथ का समेशन है, मतलब 3x/25 प्लस 5x/25, मतलब 8x/25, है ना। वरना आप ये भी सोच सकते थे यार, अगर आप इतना भी दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप ये बताओ, सबकी अगर इसकी लेंथ डब्लू, मतलब इसकी विड्थ डब्लू है, तो ये इसकी भी एरिया ये हो जाएगा ना 25 इंटू L1, इसका एरिया हो जाएगा 25 इंटू L2, है ना, 25 इंटू L3। तो यहाँ से भी L2 की जो वैल्यू आएगी वो 8x, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे ना एरिया के रेशियो में जाएगा 8x। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आपके लिए एलेबोरेट कर देता हूँ। जो आदित्य का एरिया है वो है L1 इंटू 25, ठीक है, वो 3x है। तो यहाँ से दोस्तों L1 की वैल्यू 3x/25 होगी, नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है सर, आप समझ में आ गया। और मैं W की बात करता हूँ तो इसका भी अगर मैं LD इंटू 25 करता हूँ, क्योंकि विड्थ तो तीनों की सेम ही करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे दोस्तों 5x, तो यहाँ से LD कितना हो जाएगा 5x/25। अब इन दोनों का ही जो सम है आदित्य और W की लेंथ, तो वो विनोद के बराबर है। इसीलिए दोस्तों विनोद की जो लेंथ आ जाएगी वो 8x/25 आ जाएगी, इनको ऐड करके। आई बिलीव इट इज क्लियर। इससे आसान शायद से नहीं समझा सकता मैं आपको। अच्छा, अब आपको इसको मिनिमम करना है, तो भैया मिनिमम करने के लिए आप इसको मिनिमम कर दो। तो ये बताओ x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? x का एरिया, तो गोविंद का जो एरिया था वो x था, जो कि 10,000 और 1000 के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसको मिनिमम करने के लिए x को मिनिमम करना पड़ेगा, तो 8/2 25 इंटू 1000, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू 1000 हो सकती है। 25 चौके 100, तो एल बी जो मिनिमम आ जाएगा इन माई ओपिनियन दैट शुड बी 320। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो ऑप्शन है इसका दैट इज बी करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देर आर टू बसेस, दे आर गोइंग फ्रॉम जमशेदपुर टू कोलकाता in opposite direction, of course, B1 and B2. Let the buses are B1 and B2 on the same road. Language गंदी थी, आसान क्वेश्चन था। On that road the maximum allowed speed are different but constant for the opposite direction. Usually both buses travel at the maximum speed to their respective destination. जो बस जमशेदपुर से जा रही है कोलकाता वो 4 घंटे लेती है,
और जो कोलकाता से जा रही है जमशेदपुर वो 3 घंटे लेती है। भाई एक बात बता दो बस मुझे यहाँ पे कि डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ट्रेवल किया, तो अगर लाल मेरे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड है बस 1 की और बस 2 की वो रिवर्स हो जाएगी, दैट इज 3:4 के रेशो में। तो लेट इट बी 3K 4K, लेट इट बी 3K 4K। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ से जब हम डिस्टेंस इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं वो 3, भाई अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो अगर मैंने 3 स्पीड को 3K अज्यूम किया है तो इसके पास 4 घंटे हैं। तो कैन आई टेक 12K का डिस्टेंस, ऑफ कोर्स। ठीक है, 12K का डिस्टेंस आ गया। Now it is saying one day 2 buses start at the same time. However, one after the starting the bus from the Jamshedpur to Kolkata reduce speed half of the maximum. ठीक है, तो 1 घंटे में ये दोनों ही ट्रेवल करेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, इसकी स्पीड को 3K है, इसकी स्पीड को 4K, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? तो 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा दैट इज 3K + 4K। क्यों? अपोजिट है ना भाई, रिलेटिव स्पीड। ये भी नहीं समझ में आया तो ये समझो 1 घंटे ये चलेगी तो ये 3K ट्रेवल करेगी, ये चलेगी तो ये 4K ट्रेवल करेगी, तो कुल मिला के 7K ट्रेवल हो गया। ठीक है, अब जो बैलेंस है, तो बैलेंस डिस्टेंस है वो है दोस्तों अभी 5K। आई बिलीव इट इज क्लियर। अभी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो जो 3 की तो हाफ हो जाएगी, दैट इज 1.5, और जो जमशेदपुर वाली है वो तो सेम टू सेम है। ठीक है, तो जो कोलकाता वाली, कोलकाता की जो स्पीड है वो 4K ही आपको अज्यूम करनी है, यहाँ से 4K। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 1.5K, क्योंकि अपोजिट चल रहे हैं तो ऐड हो जाएगी 4K, दैट इज 5.5K। ठीक है ना, अब जो डिस्टेंस बची है भाई, ये था कि 12K की डिस्टेंस थी, ये 3K ट्रेवल कर लिए, 4K ट्रेवल कर लिए, तो जो डिस्टेंस बचेगी 5K। तो 5K ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस है 5K और रिलेटिव स्पीड है दैट इज 1.5K। क्यों? क्योंकि 3 का आधा हो गया, यहाँ से जो स्पीड है इसकी 1.5K हो गई और इसकी स्पीड 4K है, तो प्लस 4K, तो 5K अपॉन 5.5K, तो ये आ जाएगा दैट इज 5/55 और 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/11। ठीक है, 10/11 आवर्स। तो अगर मैं ऑप्शन देख लेता हूँ यार, एक ही ऑप्शन में था ना 11, अच्छा 10/11 यहाँ भी है। बहुत सारे बच्चों ने इसको मार्क कर दिया होगा, जो कि गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको टोटल टाइम निकालना है, टोटल मीट टाइम। तो टोटल मीटिंग टाइम के लिए 1 घंटा वो ऑलरेडी पहले चल चुके हैं ना, उसके बाद फिर वो आगे चल रहे हैं, तो 21/11 इसका राइट आंसर बन जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, बिकॉज डू दे मीट आफ्टर स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, so we have next question. In a business school only 3 specializations are offered: marketing, finance or operation. A student can opt either 1 or 2 or no specialization, या तो एक या तो दो या तो no. In a current batch of 120 students, 60 are from market, 50 are from finance and 30 are from operations. ठीक है, so during the placement process all the students specializing either in marketing or in finance are shortlisted for the consulting job interview. मतलब जॉब इंटरव्यू के लिए उन्हीं को बोला जाएगा, या तो मार्केटिंग के हो या फाइनेंस के हो। If 45 students are not shortlisted for consulting job interview, तो what is the minimum number of students specializing both marketing and finance? मतलब ऐसा है कुछ वेन डायग्राम, बात को समझो। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ वालों के यहाँ पे x मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना बनेगा? ये 60 - x बनेगा, और ये कितना बनेगा दोस्तों? 50 - x। वही वेन डायग्राम आता नहीं आता, ऐसा है ना वेन डायग्राम। ये टोटल 60 है, ये टोटल 50 है, ये x है, तो ये कितना बनेगा? 60 - x, और ये कितना बनेगा दोस्तों? 50 - x। तो अगर मुझे टोटल करना है तो ये बनेगा 110 - x। ठीक है, 110 - x, x यहाँ पे बोथ के। ठीक है, बोथ समझ में आ गया। ठीक है, नाउ तो ये तो जो 110 - x है ये तो शॉर्टलिस्टिंग वाले हैं ना, क्योंकि इनमें से किसी भी बच्चे को पकड़ोगे तो ये तो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो नॉट शॉर्टलिस्ट वाले कितने हैं?
नॉट शॉर्टलिस्ट वाले हैं दोस्तों, 120 में से इनको माइनस कर दो, जो कि बनेगा 10 + x, और जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 45, x का आंसर बन जाएगा 35। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बोलता है इन ए बैटल फील्ड द कमांडर इन चीफ अरेंजेस हिज सोल्जर्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल यू नो ना, एक के जिनका सेंटर सेम टू सेम होता है। भाई सर्कल बन जाओ, कंप्यूटर जी सर्कल बनाइए। ओके सो एक सर्कल, अभी एक कंसेंट्रिक बनाना भी चैलेंज हो जाएगा भाई, ये कहाँ जाके बन रहा है। समथिंग बेटर, ऐसे बन गए, ठीक है। 3 कोसेंट्रिक सर्कल बन गए जिनका सेंटर सेम टू सेम होता है, ऐसा, ठीक है। इनको बोलते हैं कोसेंट्रिक। ओके ना, बोलता है जो इनके रेडियस है वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे छोटा 70 है और जो सबसे बड़ा वाला है 140 है। भैया एक बात बताओ, अगर ये एपी में है R1 R2 R3, अगर ये एपी में है, ये 70 है, ये 140 है, तो ये इनका हाफ होगा, है ना, एवरेज। तो 70 + 140 डिवाइड बाई 2, 105। तो इनका एवरेज बीच वाले का हो जाएगा 105, बोले तो रेडियस, ठीक है। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। बोलता है कि if each soldier is to be separated from adjacent soldiers standing on the same circle by 1 मीटर, मतलब ये जो सोल्जर्स खड़े हैं सर्कल के ऊपर 1-1 मीटर के गैप पे खड़े, 1-1 मीटर के, राइट। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे बोलता हूँ कि इसकी जो सरकमफेरेंस है 10 मीटर है, तो 10 मीटर में कितने आप सोल्जर्स खड़े कर सकते हो? 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6 7 8 और 9, है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और, मतलब 10 मीटर में 10 कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है यार, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कि कितने आपके पास सोल्जर्स रिक्वायर्ड हैं। यस, तो सोल्जर्स के लिए 2 पाए R1 + R2 + R3, यही मतलब था भाई। सब में मैंने क्या बोला, जितने 1-1 मीटर का मतलब है कि जितना आपका सरकमफेरेंस है उतना ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सरकमफेरेंस को 10 बोलता हूँ तो 10 सोल्जर्स खड़े कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1-1 मीटर के गैप पे हो रहे हैं। दैट इज 2 × 22/7। अब पहला रेडियस 140, 105 और 70 किसी को कैसे भी ऐड कर लो, फर्क पड़ेगा नहीं। तो 44/7, वैसे 7 का मल्टीपल आएगा जो भी आ जाएगा। तो ये तो भाई साहब है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है यार, 7 का मल्टीपल। आप चाहे तो चेक कर लो, क्योंकि भैया पाई आ गया ना, 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो यार खत्म ही हो गया, वैसे क्या ही सॉल्व करना है इसको, बट फिर भी तुम्हारा मन है तो सॉल्व कर देता। तो ये बनेगा दोस्तों 210 और 105, 315। तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35, तो 45 × 44, 44 पंजे 220 और 44 चौके 176 और 22 198। आ गया, नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। बोलता है देयर इज अ ट्रायंगुलर प्लॉट इन सच दैट द टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह से, ऐसा। तो एक जो साइड लेंथ है 90 है, एक 60 है, या ऊपर वाले को 90 ले लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं वैसे। हाँ, देयर इज अ रेक्टेंगल, हाँ देयर इज अ रेक्टेंगल, देयर इज अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द रेक्टेंगल रीजन विद इन द प्लॉट, ठीक है। तो इसका ये रेक्टेंगल बना दिया, इसकी लेंथ L है और ब्रेथ इसकी B है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एरिया है रेक्टेंगल का दोस्तों, वो 4/9 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। तो 4/9 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 60 × 90 × 1/2, ऑफ कोर्स सर। तो ये बन जाएगा दोस्तों, दैट इज 1200 हो जाएगा, नहीं 6 24, 24 पंजे 1200, हाँ 1200, ठीक है, 1200 हो गया यह इसका एरिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो
रेक्टेंगल आपने बनाया कि इसका एक वर्टेक्स हाइपोटेन्यूज पे और दो साइड इसकी यहाँ पे है, ठीक है, हमने बना दिया। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 5000 की है, तो मिनिमम कॉस्ट निकालना है, ठीक है, मिनिमम कर देते हैं। देखो अभी तो आप एक बात बताओ भाई, एरिया जो होता है L इंटू बी होता है, ये 1200 है। थोड़ी देर के लिए ब्रेथ को x मान लेते हैं, तो लेंथ हो जाएगी 1200 अपॉन एक्स, दैट्स इट। तो लेंथ को मैंने मान लिया 1200 अपॉन एक्स, ठीक है, 1200 अपॉन एक्स। अब इस क्वेश्चन को मैक्सिमम मिनिमम पे ले जाना है, ठीक है। देखो तो ये x है, ये 1200 अपॉन एक्स है, ये 90 है, ये 60 है, ऐसा है, और ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ ना, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पूरे वाले ट्राइंगल में लगाओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 90 अपॉन 60, और इस छोटू ट्राइंगल में लगाओ टेन थीटा, एक्स अपॉन ये वाली जो लेंथ बचेगी, ये बचेगी 60 में से 1200 अपॉन एक्स माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जो लेंथ है ये 1200 अपॉन एक्स की है। भैया रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, दैट्स व्हाई। तो एक्स 60 माइनस 1200 अपॉन एक्स, ठीक है, तो ये बनेगा 3/2। इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर 60 एक्स माइनस 1200, तो 3/2, और एक्स स्क्वायर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 30 एक्स माइनस का 600, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90 एक्स और प्लस का 1800 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकलेंगे, 1800 के फैक्टर जो 90 आए, तो 60 इंटू 30 का दिमाग लगता है, यहाँ पे 90 है, बिल्कुल बन गया। तो x माइनस 30 x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब या तो x 30 होगा या तो x 60 होगा। तो अगर x 30 है तो दैट इज द विड्थ, तो लेंथ हो जाएगी 1200 अपॉन 30, दैट इज 40, और यहाँ पे जो लेंथ हो जाएगी 1200 अपॉन 60, दैट इज 20, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर जो ना, पेरीमीटर मिनिमम करना है, क्यों, क्योंकि कॉस्टिंग मिनिमम करनी है। तो इसका पेरीमीटर है 70 का डबल 140, क्यों, क्योंकि पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल, और यहाँ से बनेगा 60 प्लस 20 80, 80 का डबल 160। तो मुझे कम कैसे पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे ना, तो ये मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट कितना आएगा इसका दोस्तों, 5000 की कॉस्ट है, और 5000 की कॉस्ट में दैट इज आस्किंग मिनिमम कॉस्ट, राइट। तो 5000 में मैंने क्या बोला, जो पेरीमीटर है 140 का है, तो 140 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 पंजे 70 और 4 जीरो चिपका दो इसके आगे, 7 लाख रुपए का कॉस्ट आएगा भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज डी ऑप्शन। आई बिलीव इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, लेट a1 इज लेस देन a2 लेस देन an सच दैट द लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, जो कि 25 से कम है। तो भैया 25 से कम प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यही है, ठीक है, 25 से कम। xi को आपने डिफाइन कर रखा है, दैट इज bi अपॉन ai। bi क्या है, दैट इज सम ऑफ ऑल द ak। तो इनका सम करना है सारे नंबर्स का, तो सम करके देख लो, 2 3 5 15 17 17 11 28 13 41 और 17 58 और 19 73 27 100 हो गया। तो इनका सम हो गया 100, ठीक है। तो bi इज द सम ऑफ ak where k ranges from 1 to n and k not equals to I. So let b be the set of integer xi, ठीक है। तो bi में आपने एक सेंट, तो आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट bi का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम दे रखा है दोस्तों, जो सम है उसने बोला है कि i और k बराबर नहीं होने चाहिए, i और k बराबर नहीं होने चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। मतलब आपको सम लेना है 1 to n, लेकिन यहाँ पे देखो ना, सम ऑफ ऑल k,
वेयर के और आई बराबर नहीं होनी चाहिए, दैट इज अ मैन केच, मतलब मेन कैच हियर, राइट। तो मतलब 100 में से मैं इस ए आई को तो माइनस करूंगा ना, क्योंकि आपने बोला है ए आई इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आपको इस ए आई को माइनस करना है जो कि के और आई बराबर हो सकता था, दैट्स उसको बस एलिमिनेट करना था। क्योंकि आपने बोला है क्या क्या बोला आपने कि जो बी आई है वो सम ऑफ ऑल ए के, मतलब ए के मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू ए के। बस ध्यान रखना है कि के की वैल्यू जो है 1 से लेके n तक जा रही है, मतलब 1 से लेके n तक जा रही है, लेकिन इसमें के और आई बराबर नहीं है, के और आई बराबर नहीं है, ये मतलब है, ठीक है। अब आई कहाँ से आ रहा है, ये जो वैल्यू है ना ये आई है, जैसे B1 अपॉन A1 ऐसा, B2 अपॉन A2 ऐसा, ठीक है, ये आई है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 100 अपॉन ए आई -1 इक्वल्स टू एक्स आई, ठीक है। अब तो अगर एक्स आई को इंटीजर होना है, तो एक्स आई को इंटीजर होना है तो 100 अपॉन ए आई को इंटीजर होना पड़ेगा, और इसको इंटीजर होने के लिए ए आई की जो वैल्यूज हैं दोस्तों 1 हो सकता है, भाई फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ 100 के फैक्टर लेने पड़ेंगे ना, तो फैक्टर ऑफ 100 कौन कौन हो सकता है, 1 2 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 के बाद 6 नहीं हो सकता, 7 8 9 10, 10 के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर 20, भाई 100 के फैक्टर होते हैं, दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 9 फैक्टर होते हैं, 3 4 5 6 9 फैक्टर होते हैं इसके 100 के, ठीक है। तो 20 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है ए आई, यहाँ पे प्राइम आपको ढूंढना है, भैया इनमें प्राइम कौन है, तो प्राइम आपको ढूंढना है ना, कौन प्राइम है, तो ओनली जो प्राइम है, ध्यान से समझो, एक तो है 2 और एक है दोस्तों 5, मतलब कि 100 अपॉन 2 -1 और 100 अपॉन 2 100 अपॉन 5 -1, तो जो एक्स आई के पास जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है या तो 19 या तो 49, क्योंकि ये 50 -1 49, अब इसमें से मिनिमम वैल्यू जो मिलने वाली है वो 19 मिलने वाली है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो आंसर बनेगा इसका 19, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलता है हमसे दैट देयर आर 3 रेक्टेंगुलर टैंक्स इन द बिल्डिंग, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द फर्स्ट टैंक। तो जो पहला टैंक है इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट तीनों m है, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा m³ हो जाएगा। जो टैंक 2 है उसकी जो हाइट लेंथ और ब्रेथ है वो n है, तो ये हो जाएगा दोस्तों n³। और जो तीसरा टैंक है, जो तीसरा टैंक है उसकी लेंथ और विड्थ और हाइट ये m है, ये n है, ये 1 है, मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा mn, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा m इंटू n, mn हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से पढ़ना आप क्वेश्चन को, यहाँ से मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, व्हेन हाईलाइट हो जाए भाई, व्हेन द सेकंड एंड द थर्ड, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, when the second and the third tank are completely filled with water from the first tank, 85,000 liter of the water is still left, m और n पॉजिटिव इंटीजर है, m का वैल्यू निकालना 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है। तो ध्यान से समझो कि मतलब पहला टैंक का वॉल्यूम, अरे भाई पहले टैंक का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ से इसमें पानी डाला और इसमें भी पानी डाला, फिर भी हमारे पास
बैटरी डाउन का मैसेज आ गया, कोई बात नहीं, कंप्लीट कर लेते हैं जितना हो पाता है। तो हमने इसमें कुछ पानी डाला, इसमें कुछ पानी डाला, फिर भी हमारे पास 85,000 मीटर क्यूब और बोले तो 85 लीटर एक्स्ट्रा बच गया। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो V1 है वो V2 प्लस V3 प्लस 85 के इक्वलेंट है। बात समझ में आ गई? वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, पानी कितना आ सकता है। तो V1 है m क्यूब, ये है n क्यूब, ये है mn और ये है 85। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? तो मतलब m क्यूब इक्वल्स टू n क्यूब प्लस mn प्लस 85। अब यहाँ पे m के पास ऑप्शंस है ना, आपके पास m के ऑप्शन दे रखे हैं 5 6 10 7, 5 6 10 7, ठीक है, 5 6 10 और 7, ठीक है। तो अगर मैं m को 5 लेता हूँ तो ये बनेगा 125। तो 125 प्लस इक्वल्स टू 85 प्लस n क्यू प्लस mn, m5 इंटू n, ठीक है, यही बनेगा। तो इसका मतलब ये कितने का डिफरेंस क्रिएट करेगा? 40। तो 40 इक्वल्स टू n क्यूब प्लस 5n। तो क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा नंबर है n का क्यूब भी हो? तो आप कम से कम n की वैल्यू भाई 3 ही ले सकते हैं, 3 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो 27 प्लस 5 इंटू 3 15 है, 42 आ जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं m का वैल्यू 6 छापता हूँ यहाँ पर तो ये बन जाएगा 216। भाई m का क्यूब ना 216 हो जाएगा। माइनस का 85 इक्वल्स टू n का क्यूब प्लस 6 इंटू n, तो ये बनेगा दोस्तों 1 और ये बनेगा 13 21 131। अब क्या यहाँ पे n क्यूब प्लस 6n, क्या कोई ऐसा नंबर है जो क्यूब बनेगा प्लस 6 टाइम्स ऑफ, जैसे मान लो n का जो मैक्स टू मैक्स वैल्यू हो सकता है 5 हो सकता है। तो 131 इक्वल्स टू 5 का क्यूब प्लस 6 इंटू 5, तो 155 हो जाएगा। तो अगेन नॉट पॉसिबल। सिमिलरली m इक्वल्स टू 7 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, m इक्वल्स टू 10 पे भी नहीं करेगा, करके देख लेना। तो इसका आंसर है नन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है, ये इसका करने का तरीका था। तो नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बाकी क्वेश्चन दोस्तों मैं कल अपलोड करूंगा क्योंकि बैटरी हो गई डाउन, एंड वीडियो को शेयर करना है, डेफिनेटली कल मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।